अब देखो, अपना पहले वाले वीडियो में हो गया कि एसी अपन ने अप्लाई किया था रेजिस्टेंस को, एसी अपन ने अप्लाई किया था इंडक्टर को। तो रेजिस्टेंस में ईएमएफ और करंट आए थे सेम फेज में, और इंडक्टर में आया था कि ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस π/2, और वी कैन से करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस π/2। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है कैपेसिटर को लगाएंगे। तो दिस इज कैपेसिटर, और उसको अपन ने लगा दिया एसी सोर्स। एसी सोर्स का इक्वेशन वही लिखेंगे, ईएमएफ का E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। देखो ठीक है, अब ये हो गया इसका इक्वेशन ईएमएफ का, और अपने को काय का इक्वेशन निकालना है करंट का, और उसके साथ कंपेयर करना है। वही मेथड फॉलो कर रहे हो तो ध्यान देना। नाउ कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, याद है ठीक है। तो V की जगह भी ईएमएफ है E, तो E लिखेंगे, और ये C/C ये चार्ज, तो इंप्लाइज Q इज इक्वल्स टू C इंटू E। कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V था, तो अपन ने Q अपॉन E कर लिया, उसको सूत्र चेंज किया। नाउ ध्यान देना, ये हो गया। करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे अब, dq अपॉन dt, ये रहा अपना q, ठीक है। तो c निकाल लिए बाहर, कैपेसिटी कांस्टेंट, d dt, और अंदर बचेगा क्या e की वैल्यू डाल देंगे ये E0 साइन ओमेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, E0 बाहर कांस्टेंट है, तो ये आ गया E0 इंटू सी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और कांस्टेंट है ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर, ठीक है। तो ये देखो करंट में पॉजिटिव, सिंपल है। पहले तो वही कैपेसिटर को लगाया है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। नाउ ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाया है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो देखो फिर से, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की जगह E लिखा है, ये हो गया Q। करंट की डेफिनेशन dq अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या dq अपॉन dt, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते, देखो E0 और ये अपॉन में कर देते, तो अपॉन में करेंगे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा हो बाद में बता दो, नेक्स्ट स्टेप में आ ही जाएगा। और ये है I, अब ये cos को लिख रहे साइन ओमेगा t प्लस π/2। कल अपन ने cos की ही वैल्यू साइन ओमेगा t माइनस π/2 लिखा था, क्यों? क्योंकि माइनस cos ओमेगा t था। कल का डेरिवेशन देखा, जब इंडक्टर को लिया था तो यहाँ आया था माइनस cos, माइनस था तो यहाँ माइनस लिया, ये प्लस पॉजिटिव cos है तो यहाँ पॉजिटिव लिया है, क्यों ऐसा समझा देता। इसको सिंप्लीफाई करके ये लाके बता देता क्वाड्रेंट के हिसाब से। देखो साइन प्लस है तो पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी साइन की जगह हो गया cos, और ये एंगल ओमेगा है। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, π/2 प्लस ओमेगा t, यानी ऑल आर पॉजिटिव, यानी ये साइन भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कल का याद रखना, वहां माइनस cos ओमेगा t था इंडक्टर में, अब यहाँ प्लस cos ओमेगा t है, इसलिए ये लिखा है। माइनस cos था इसलिए वहां पे माइनस कर दिया था, तो वो लाके बताया था, वो ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप है, समझो। तो इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू, ये जो है देखो ये ईएमएफ और ये समझो रेजिस्टेंस, इसको लिख रहे हैं I0, इसीलिए उसको अपॉन में लिखा, ठीक है। साइन ओमेगा t प्लस π/2, so this is the answer for current। देखिए तो ये सिर्फ याद रखना, cos को
कल इंडक्टर में यहाँ माइनस कॉस था, इसीलिए यहाँ माइनस डाला था, वो भी सॉल्व करके बताया था। यहाँ से प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो ये देखिए थोड़ा याद रखना। और ये ओमेगा सी को अपॉन में किया तो 1 अपॉन में लिखा है, और इसको अब I0 लिखा है। I0 इज द पीक करंट। और ये अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसमें है ओमेगा टी, इसमें है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सो वी कैन से दैट इन दिस केस करंट लीड्स द ईएमएफ, यानी करंट आगे है, प्लस है ना पाई बाय 2 से, लीड्स द ईएमएफ ई बाय पाई बाय 2 रेडियन। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ईएमएफ अगर करंट लीड कर रहा तो ईएमएफ लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2। ये दोनों में भी याद रखना। इंडक्टर का जब लिया था तो अपन ने बोला था कि ईएमएफ लीड कर रहा था, यहाँ करंट लीड कर रहा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां माइनस पाई बाय 2 आया था, यहाँ प्लस पाई बाय 2 है, और ये भी अलग था, ये ओमेगा एल था वहां पे अपॉन में, यहाँ 1 अपॉन ओमेगा सी है, वो बाद में काम आएगा। तो ये नोट डाउन करो पहले, फिर अब बनाना है फेजर डायग्राम और बनाएंगे ग्राफ। सिंपल है ये, कैपेसिटी का बराबर फॉर्मूला लिखा है, फिर करंट के डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला निकालना है, ईएमएफ का ये रहा, करंट का I = dq/dt, सिंपलीफाई करो यस। ये स्टेटमेंट याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए कि कैपेसिटर को लगाया है तो करंट क्या करेगा, लीड। देखो प्लस पाई बाय 2 है तो करंट लीड करेगा ईएमएफ से आगे बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, या अपन बोल सकते हैं ईएमएफ लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नोट डाउन करो, फिर ग्राफ बनाना। देखो होता कैसे, मैं पॉज भी कर दूं वीडियो तो मैं तो पॉज करके फिर आऊंगा तो आपको कंटिन्यूएशन में ही दिखता, तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो थोड़ा देखना है तो पॉज करके लिख लो, नहीं तो फिर वो कंटिन्यूएशन में ही लगता है एकदम। ठीक है, तो ये हटा रहे हैं यहाँ से, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, या ये भी लिख लेते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, किसकी जगह लिखा था अपन ने, cos, तो cos लिख लेते हैं, cos ओमेगा टी। ग्राफ में काम होगा और फिर से डायग्राम बनाएंगे। देखो तो ये हटा रहा, ये अपन अप्लाई किया अभी कैपेसिटर। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, तो तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गए समझो अपने, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और रेजिस्टेंस भी हो गया। अब अपन तीनों को एक साथ में लेंगे इसके बाद और फिर अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, वेटेज मैंने भेजा है, तो इस चैप्टर को यानी इसके पहले वाले और इसको कंबाइन ही समझो, एसी सर्किट की है तो ईएमआई को ज्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 5 मार्क वाले जो चैप्टर है उसमें से बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखना। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले और फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाउ E0 E0 I0, ये माइनस 1, ये प्लस, फेज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये E0 ये I0, ये माइनस I0 ये माइनस E0, फेज लिख रहे हैं पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। पहले ईएमएफ में तीनों का सेम ही है, साइन ही है, तो डायरेक्ट प्लॉट कर लो। सेम ही ग्राफ है ईएमएफ का तीनों। अब करंट का प्लॉट करेंगे, तो इससे प्लॉट करने की जगह इससे प्लॉट नहीं कर पाएंगे पर इससे करेंगे, इसलिए ये साथ में लिखा है cos 0, अभी 0 डालेंगे तो कहेंगे 1, यानी ये बचेगा I0, ये स्मॉल ऐसे। ठीक है,
0, then again 2 pi, it is 1. Okay, graph. इसको डॉटेड बनाना है। ठीक है, तो ये 0 है और ये कल वाले में इधर से शुरू हुआ, तो अपन ने बोला था करंट लैग बिहाइंड है। अब करंट यहाँ से शुरू हो रहा है और ये 0 पे, तो करंट लीड कर रहा, मिटा दिया, लिखा था यहाँ पे करंट लीड कर रहा, और ये में लैग बिहाइंड कितने से, π/2 से। ठीक है, फेज डिफरेंस कैसे देखना वो ग्राफ में बताया था। एक ग्राफ अगर ऐसा है और दूसरा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा, बताया था यहाँ से यहाँ चले जाओ ऑसिलेशन में, तो ये फेज डिफरेंस कितने का था, π/2। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, ये यहाँ से, तो फेज डिफरेंस π/2। तो ऑसिलेशन में समझा है तो ग्राफ का फेज डिफरेंस कैसे देखना था। तो अभी दोनों ग्राफ साथ में ड्रॉ किए हैं, तो ये याद रखो। तो ये हो गया ग्राफ, फिर बनाते फेजर डायग्राम। तो इससे प्लॉट किया है, इससे प्लॉट नहीं कर पाएंगे ना, ओमेगा टी प्लस π/2 करो, फिर आंसर इससे अच्छे कॉस वाले को प्लॉट करो, मिल जाएगा आंसर। तो इसका टेबल नहीं बनाना है, वरना टेबल भी बना देते, डायरेक्ट ग्राफ में ध्यान रखना। फेजर डायग्राम यहाँ बना रहे, ध्यान दो। पहले ईएमएफ भी ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे करंट, और करंट लीड कर रहा बाय द फेज डिफरेंस π/2। फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे ईएमएफ, और ईएमएफ ज्यादा, दिस इज ईएमएफ, और ये एंगल है ओमेगा टी, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर भी डाल सकते हैं। तो ये रहेगा E = E0 sin ओमेगा टी, ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये cos रहेगा, तो वो लिखना नहीं, इक्वेशन आ गया। नाउ अब ध्यान दो, अब यहाँ से आगे 90 पे करंट लेना है, लीड कर रहा ना, और वैल्यू कम, ये ठीक है। तो ये है करंट I0 और ये एंगल है 90 डिग्री। कल पीछे किया था, लैग बिहाइंड था, तो अब यहाँ से आगे की, तो ये ओमेगा टी और ये 90 एक्स्ट्रा प्लस यहाँ पे। तो यहाँ आप इक्वेशन लिख सकते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस y/, ये इसके यहाँ पे। तो ये हो गई फेजर डायग्राम, ईएमएफ से करंट आगे है, कितने से, ये 90 डिग्री, इसका ओमेगा टी एंगल, और फिर ये आगे 90, ओमेगा टी प्लस 90। तो ये करंट, ये ईएमएफ। देखो, तो ये हो गई फेजर डायग्राम। ठीक है, तो 90 डिग्री आगे निकालना है, ईएमएफ से आगे, तो इधर ड्रॉ किया ऐसा 90 डिग्री। नोट डाउन करो, ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, फेजर डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल हो गया, इंडक्टर का हो गया, कैपेसिटर का हो गया, सबसे पहले रेजिस्टेंस। अब तीनों को एक साथ में लगाएंगे, सीरीज में लगा रहे एल, सी और आर, तो वो देखेंगे। सो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू, हेडिंग में आएगा एल, सी एंड आर, तीनों एक साथ लगाए हुए हैं सीरीज, और फिर देखेंगे क्या। इसके बाद लेंगे कि पता कर दे, इसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, ये नोट डाउन करो और फिर मिटा देते। अब देखो, कल अपन ने निकाला था इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, फॉर्मूला आया था ओमेगा L, वैसे ही अब निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस opposition offered by an capacitor to an AC is called capacitive reactance। तो उसका फॉर्मूला निकाल लेते पहले।
इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से डिनोट किया था, ये डिनोट करेंगे XC से। ध्यान से सुनना, I इज इक्वल्स टू लिखा था I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। I0 की जगह क्या था वहां पे, क्या था E0 और अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा c। देख लो इसके पहले वाला वीडियो या टेक्स्ट बुक में देख लो, मतलब स्टार्टिंग से देख लो एक बार फिर से। तो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट किया था। अब इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R, ये है ओम्स लॉ। इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, I की जगह I, E की जगह E, रेजिस्टेंस की जगह ये है, तो यहाँ लिखेंगे XC, इट इज 1 अपॉन ओमेगा C, और वी कैन राइट ओमेगा की जगह 2 पाई f इंटू C। ठीक है, तो I0 की जगह, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके वापस से देख लो, I0 की जगह क्या था पहले, E0 अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C ये था। तो ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, I की जगह I है, E की जगह E है, V अपॉन R है, तो E अपॉन R लिख रहे हैं, और R की जगह ये है, तो उसको नया नाम दे दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो याद रखना कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन, इट इज द अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन कैपेसिटर टू एन AC। कैपेसिटर जो अपोजिशन क्रिएट करेगा AC के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला ये है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का कल क्या है, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L और 2 पाई f इंटू L, ये है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि इंडक्टर भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा, ये भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स वेरिएशन, और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, कल भी बताया। तो ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट वाज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एन AC। The opposition created by an inductor to an AC. This is opposition created by an capacitor to an AC. देखो, तो याद रखो XC is inversely proportional to frequency, and we can say XC is inversely proportional to capacitance. यूनिट वही रहेगा ओम, रेजिस्टेंस ही है, सिर्फ नाम बदला है, अपोजिशन ही है, ध्यान रखो। तो रेजिस्टेंस का यूनिट, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट सेम ओम, डायमेंशन भी सेम, M1 L2 P - 3 I - 2, जो रेजिस्टेंस के डायमेंशन है वो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल इसमें बताया था कि ये DC को ब्लॉक नहीं करेगा, DC को पास कर देगा, AC को ब्लॉक करेगा बट विथ हायर फ्रीक्वेंसी। ये देखना कल का, पहले वाले वीडियो में देख लेना एक बार। अब कैपेसिटर क्या करेगा वो देखते हैं। तो अपन यहाँ हर कंपोनेंट का स्टडी कर रहे हैं कि उसको AC लगाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, फर्स्ट लेंगे DC के लिए। DC के लिए कल ही बताया था फ्रीक्वेंसी 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 डाल देंगे तो XC विल बी इनफाइनाइट, मतलब कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। ये DC को पास नहीं होने देगा, इंडक्टर DC को पास होने दे रहा था, पर ये DC को पास नहीं होने देगा, ये DC को क्या करेगा, ब्लॉक। तो बाद में फिल्टर्स आएंगे कि AC को अगर DC में कन्वर्ट करना है या DC को AC में, तो फिर ये बहुत काम आता है उसमें कैपेसिटर, क्योंकि वो DC को ब्लॉक कर देगा, AC को आगे पास करेगा। तो फ्रीक्वेंसी 0 डाल दिया, मतलब DC सोर्स है, कल ही बताया था, वोल्टेज फिक्स ऐसी लाइन आएंगी, और जबकि AC में अपन ऐसा निकालते हैं ग्राफ। तो ये है 6 वोल्ट है, समझो कांस्टेंट है, ये वैरी कर रहा है। तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0 मतलब XC यानी रेजिस्टेंस, कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपोजिशन इनफाइनाइट, मींस इट ब्लॉक DC। AC के लिए देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा अपोजिशन उतना ही कम रहेगा, किसके लिए, AC के लिए। तो इट अलाउज AC विद हाई फ्रीक्वेंसी।
लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा पर हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। तो ये लिखिए, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो XC विल बी वेरी वेरी, सो इट ब्लॉक DC एंड इट अलाउ AC विथ हाई फ्रीक्वेंसी वाले AC को अलाउ कर देगा। ध्यान रखना, ये भी फिल इन द ब्लैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट डाउन करो। आगे चलो, तो दोनों में उल्टा है। इंडक्टर में वो डीसी को पास कर रहा था और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा था, बट कैपेसिटर में वो डीसी को ब्लॉक करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को पास करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्सी की वैल्यू लो हो जाएगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में वो थोड़ा सा फर्क याद रखना, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन देख लो पहले, फिर तीनों का एक साथ में लेंगे। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में दोनों आ गए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो रिएक्टेंस के साथ कंपैरिजन, पहला यहां जनरेट होंगी हीट। इंडक्टर के टाइम, कॉइल के टाइम बताया था कंपैरिजन कि बल्ब के साथ कॉइल लगाना अच्छा रहेगा रेजिस्टेंस से, क्योंकि कॉइल में अपोजिशन क्रिएट होता बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, और यहां अपोजिशन क्रिएट होता बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो वहां हीट जनरेट होगी, यहां हीट जनरेट नहीं होगी, नो हीट इज जनरेटेड। थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी तो वो भी कैसा, कॉइल का जो खुद का रेजिस्टेंस है, कॉइल भी यूज करेंगे, जो कॉपर वायर भी यूज किया, तो थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस रहेगा उसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी वो होगी। तो याद रखो, और ये इफेक्टिव है दोनों के लिए, एसी और डीसी के लिए। जबकि यहाँ अपन ने बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में फर्क है, एक एसी को ब्लॉक करता तो दूसरा डीसी को, पर हाई फ्रीक्वेंसी बोलना मत भूलना उसमें। तो वो एक बार वापस से देख लेना, ठीक है। तो ये याद रखो। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे दे डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव का 1/2 पाई FC और इंडक्टिव का 2 पाई FN। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दे डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला पॉइंट फिर से देखो, हीट इज जनरेटेड एंड इट इज इफेक्टिव फॉर बोथ AC एंड DC, दोनों को लगा सकते हैं। हीट इज नॉट जनरेटेड, करंट चेंज होगा, ठीक है, अपोजिशन है, करंट चेंज होगा, बट हीट जनरेट नहीं होगी। और वो भी याद रखना, इंडक्टर कॉइल DC को अलाउ करेगा, AC को ब्लॉक करेगा विथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना। जबकि कैपेसिटर क्या करेगा, BC को ब्लॉक करेगा और AC को पास करेगा विथ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी याद रख सकते, लिख सकते, जरूरी नहीं है पर लिख सकते। ध्यान रखें, फर्स्ट पॉइंट में हीट इज नॉट जनरेटेड, ये AC और DC के लिए दोनों के लिए इफेक्टिव है, ये ऐसे नहीं है। देखिए कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी 0 है DC के लिए, तो ये इनफाइनाइट, तो ये DC को ब्लॉक कर देगा। ये 0 है तो इंडक्टर रिएक्टेंस 0 इंडक्टर का, तो DC को अलाउ करेगा। AC को ब्लॉक करेगा विथ हाई फ्रीक्वेंसी, ये कैपेसिटर AC को हाई फ्रीक्वेंसी रही तो ये लो, तो अलाउ करना। ये थोड़ा सा वापस से एक बार वीडियो में देखिए और फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखना। तो इंडक्टर allows the DC to flow through it but block AC with high frequency, mention करना। Capacitor block DC and allows AC with high frequency। Second point, does not depend on frequency, depends on frequency, formula लिखना। फिर थर्ड पॉइंट, ये मेरा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को जब AC लगाया था तो अपन ने बोला था EMF एंड करंट आर इन सेम फेज,
बट जब रिएक्टेंस को लगाएंगे तो ईएमएफ एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज। जब इंडक्टर को लगाएंगे तो ईएमएफ लीड्स द करंट, और जब कैपेसिटर को लगाएंगे तो ईएमएफ लैग बिहाइंड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। तो ये तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो। तो 2 पॉइंट लिखे, तीसरा नहीं लिखा, बहुत लेंथी है पर याद। फिर से बताता, ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, ईएमएफ एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज। फॉर इंडक्टर EMF leads the current by the phase difference pi by 2, and for capacitor EMF lag behind the current by the phase difference pi by 2। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। रिएक्टेंस में दोनों आ गए, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 3 पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन के, देख लो एक बार। टेक्स्ट बुक में है तो टेक्स्ट बुक में से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको एक बार, देखिए। अच्छा, एक चाहे तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अपोजिशन क्रिएटेड बाय अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन क्रिएटेड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस। नहीं कुछ याद आया तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो तीसरा पॉइंट यहां पे भी है, EMF and current are in same phase, EMF and current are not in same phase। और ये याद रखो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये याद रखो कि कौन किसको ब्लॉक कर रहा है, और रीजन के साथ बताया। फिर से एक बार वीडियो देख लेना, इस फॉर्मूले पर से समझाया, देख लो। तो इंडक्टर डीसी को अलाउ करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को पास करेगा। अब देखो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये नोट डाउन कर लेना। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बीच में फर्क देख लेना। पहले तो लिखना डेफिनेशन, ये नोट डाउन करना, और यहां पे भी लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन इंडक्टर टू एन AC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन कैपेसिटर टू एन AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेकंड पॉइंट, फॉर्मूला लिख लो, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, और वी कैन से 2 pi f into L, और इधर पॉइंट आएगा फॉर्मूला सेकंड, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C और 1 अपॉन 2 pi FC। थर्ड पॉइंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस में EMF लीड करेगा। EMF leads the current by phase difference pi by 2। इसमें करंट आएगा, EMF lag behind the current by phase difference pi by 2। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर ये हो गया एक पॉइंट, EMF leads the current by phase difference pi by 2। EMF lag behind the current by the phase difference pi by 2। तो ये हो गया। चौथा पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इंडक्टर है, it allows DC and blocks AC with high frequency। यहां लिखेंगे it block DC, ठीक है, and allows AC with high frequency। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर। अच्छा, यूनिट पर लिखना, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो वो नहीं लिख सकते। पहले डेफिनेशन लिखना, ये नोट डाउन करना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये याद रखना है। पहले डेफिनेशन, अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन इंडक्टर टू एन AC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन
कैपेसिटर टू एन एसी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला लिखो, EMF leads the current by the phase difference pi by 2, EMF lag behind the current by the phase difference pi by 2। ठीक है, it blocks DC, sorry it allows DC राइट किया देखो, but block AC with high frequency। क्योंकि देखो हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो अपोजिशन हाई हो जाएगी, और डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो तो अपोजिशन भी जीरो, तो इट अलाउ डीसी। फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर डीसी है तो फ्रीक्वेंसी जीरो, ये इनफाइनाइट, तो इट ब्लॉक डीसी एंड अलाउज एसी विद हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी रही तो ये लो हो जाएगा, तो अपोजिशन लो हो गया मतलब करंट पास हो जाएगा। तो याद रखना, इट ब्लॉक डीसी एंड अलाउज एसी विद हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट्स नोट डाउन करना। कुछ याद नहीं आया तो एक पॉइंट ये भी डाल सकते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। कुछ याद नहीं आया तो फॉर्मूले के बाद वो भी लिख सकते, वर्ड्स में डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट काउंट होगा। कुछ नहीं याद आया तो ये चारों पॉइंट नोट डाउन करना और अच्छे से लिखना, डेफिनेशन पूरी लिखना। नहीं तो ऐसे एग्जाम में डेफिनेशन लिखेंगे क्या, डेफिनेशन लिखना वहां पे, तो अच्छे से नोट डाउन करना, और ये भी वर्ड्स में लिखना, राइट रॉन्ग नहीं लिखना है। यहाँ लिखना इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल, इट अलाउज डीसी block AC with high frequency। Capacitive reactance XC, it blocks DC and allows AC with high frequency। देखिए तो ये नोट डाउन करना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब देखो AC अप्लाई करने वाले हैं टू सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट, पहले डायग्राम बना लेते हैं। L यानी इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, C मतलब कैपेसिटर, और R मतलब रेजिस्टेंस। ये अप्लाई कर दिया AC को, डायग्राम मिटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अब जैसे अभी तीन लिए थे अपने, रेजिस्टेंस लिए हैं और क्या लिया था, इंडक्टर और कैपेसिटर। सब में शुरुआत E=E0 sin ओमेगा t से किया था, पर अब ऐसा नहीं करेंगे, सब सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो होगा। करंट का इक्वेशन पहले लिख लेंगे, I=I0 sin ओमेगा t, और अब EMF को देखेंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा माइनर चेंज याद रखना, तीनों सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा, सेम। एक बार वापस से रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का देख लो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, फेजर डायग्राम निकाल ले, थोड़ा सा दूरी कर दे। फेजर डायग्राम पर से ही डेरिवेशन है पूरा। तो एक बार देख लो वापस से वो तीनों वीडियो, फिर ये वापस से कंटिन्यू करो, तीनों का देख लो। नाउ इंडक्टर में क्या था, EMF इज, जैसे उसमें निकाला था वैसे नहीं, अब यहाँ देखो, EMF इज लीडिंग द करंट, EMF इज लीडिंग द करंट by the phase difference pi by 2। देख लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है करंट, वही इसको EL कर दो। हाँ, अब ये है वही करंट I0। अब यहाँ EMF लैग बिहाइंड है तो पीछे निकाल, करंट वहीं रखा है, और EC देखना उसके साथ मैच हो रहा है क्या, सिर्फ वो ग्राफ मैच मत करो, फेजर डायग्राम, सिर्फ लॉजिक याद रखो। करंट को हॉरिजॉन्टली बता रहा है, इसमें EMF लीड करेगा तो इधर बताया, ये इसमें EMF लैग करेगा तो इधर बता दिया, EC ये EL। नाउ रेजिस्टेंस के लिए EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, तो ये करंट और ये डायरेक्शन में EMF ER, इतना देख लो समझ में आएगा। बाद में तीनों को एक साथ में मिला देंगे फेजर डायग्राम में, उसी फेजर डायग्राम में से पूरा आंसर निकलने वाला है। तो ये देखो फिर से, ये करंट और ये करंट सेम है, I0 पीक करंट, तो उसकी डायरेक्शन सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पे करंट ये EMF लीड करेगा तो इधर बनाया, इधर करंट वही EMF लैग बिहाइंड तो पीछे बनाया, और यहाँ करंट और EMF सेम डायरेक्शन में। तो इसको एक बार हटा देते, ये इक्वेशन याद रखना, यहाँ लिख लेते।
I is equals to I0 sin omega t. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। फिर से देख लो, करंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली रखना है सब इसमें। अब ईएमएफ का दिख रहा है, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता तो इधर बनाया, देखना ये डायरेक्शन में ड्रॉ किया। कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता इस डायरेक्शन में, ये यहाँ दोनों सेम फेज में, देख लो। तो ये हटा दिया, तो वही लिखना है अपने को। इसके अक्रॉस ईएमएफ है कितना, EL, तो यहां लिखेंगे EMF लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस π/2, और फॉर्मूला लिख लेते हैं। EL इज इक्वल्स टू करंट है I और रेजिस्टेंस है XC, XL। ओम्स लॉ फर्स्ट, V is equals to I। नाउ सेकेंड EC, इसके लिए तो यहाँ लिखेंगे I करंट उतना ही पीक, और ये लिखेंगे XC, V is equals to I, ये रेजिस्टेंस है, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। और यहाँ लिखना EMF लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज डिफरेंस π/2। थर्ड है रेजिस्टेंस, सादा E R is equals to I R, ओम्स लॉ साथ V is equals to I। यहाँ रेजिस्टेंस XL है, यहाँ रेजिस्टेंस XC है, और यहाँ रेजिस्टेंस R है। अपोजिशन बोलो ना, EMF and current are in same phase। ये सब मेंशन करना है, नोट डाउन करो डायग्राम पर से। फेजर डायग्राम बनाएंगे, सारा डेरिवेशन उस पर से है, ये सब मैं मिटा दूंगा, तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये ओम्स लॉ, ये इसका EMF EL, V is equals to I R, उसका रेजिस्टेंस है XL। यहाँ का EMF EC लेंगे, ये ओम्स लॉ I R, इसका रेजिस्टेंस है XC, तो XC लिखा है, ये सादा ओम्स लॉ, देख लो, नोट डाउन करो। फिर ये भी डायग्राम मिटाएंगे, ये भी डायग्राम मिटाएंगे, फेजर डायग्राम पर से पूरा लेना है डेरिवेशन। ये लिखना मत भूलना, यहाँ EMF लीड कर रहा करंट से बाय फेज डिफरेंस π/2, कैपेसिटर में EMF लैग करेगा बिहाइंड द करंट बाय द फेज डिफरेंस π/2, और रेजिस्टेंस में EMF एंड करंट आर इन सेम फेज। तो यहाँ आगे बनाया, यहाँ करंट से पीछे बनाया, यहाँ करंट के साथ में बनाया, देखो दोनों बनाया। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, आगे चलो। पहले फेजर डायग्राम बना लेते, फिर ड्रॉ करेंगे, देख लो एक बार पहले। ये वैल्यूज ध्यान रखना, ये जो बनाई है ये काम आएंगे फेजर डायग्राम में। ये बेसिक डायरेक्शन पहले बना लिया अपन ने करंट की। अब पहले ये ड्रॉ कर लेते EL, EL आगे देखो, ये डायग्राम और ये डायग्राम मैच कर लो। अब EC ड्रॉ कर लेते उसी के साथ में। ये वाली केस में अपन ऐसा ले रहे हैं कि EL इज ग्रेटर देन EC, क्योंकि अपन ऐसा कंसीडर करेंगे कि XL इज ग्रेटर देन XC। अगर उल्टा भी रहा तो क्या होगा वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा। अभी जस्ट एक इमेजिनेशन ले लिया कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन कम है, तो XL इज ग्रेटर देन XC, तो EL इज ग्रेटर देन EC। अपोजिशन ज्यादा, EMF ज्यादा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, करंट तो सेम ही, ये ज्यादा रहेगा तो ये भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम है तो ये भी वैल्यू कम रहेगी, ये याद रखो। तो इसीलिए यहाँ EMF कम बना है। और रेजिस्टेंस वाला देखो मैच हो रहा है, ये E देखो सब आ रहे उसमें, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो ये हो गया पहली वाली। अब इसको भूल जाओ तो ये करंट और ये वाली रहेगा,
और ये ठीक है। देखो तो इनको वेक्टर्स बोला है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ये वाली डायरेक्शन में आएगा और कम ये। अब ध्यान दो, ये डायग्राम हटा रहा है, नीचे लिखा हुआ हटा रहा है और डायग्राम भी हटा रहा है, डायग्राम और उसको मैच कर लिया। देखो ये करंट, ये ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, ये ईएमएफ, ये करंट, ये कैपेसिटर वाला, ये ईएमएफ और ये करंट और ये इसमें, ठीक है। तो ये भी मीटर है, ओम्स लॉ ये याद रखना काम आएगा। डेरिवेशन इजी है और डायग्राम में मीटर है, इसलिए डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये भी डायग्राम निकालिए और ये सब लिखना है, फिर ये डायग्राम से डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ अपन ने इमेजिन किया है कि XL is greater than XC, it implies EL is greater than EC। अपन ऐसा कंसीडर किया कि मान लो EL ग्रेटर है, इसलिए देखो वेक्टर बड़ा बना है, इसका छोटा बना है, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में देगा तो कितना EL माइनस EC, EL माइनस EC। तो यहाँ कंप्लीट कर लेते ऐसा, तो ये आएगा रिजल्टेंट ईएमएफ और ये एंगल ले लेते फाई। तो ये एक वेक्टर है EL माइनस EC और ये एक वेक्टर है R और ये उन दोनों का रिजल्टेंट। डायग्राम अगर समझ में आ गई होगी तो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। अपन यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि EL का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये देखो मैग्नीट्यूड ज्यादा बनाया, ये मैग्नीट्यूड कम, फेजर वेक्टर्स है, ध्यान रखो। तो ये रिजल्टेंट है EL माइनस EC, ये ER पैरेललोग्राम कंप्लीट, ये रेक्टेंगल और ये रिजल्टेंट। तो अगर ऐसा लिखा तो चलता क्या, रिजल्टेंट E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर। देखो चलता क्या, बता देते चलो एक बार फिर से, याद नहीं आ रहा हूँ। ये रिजल्टेंट R, ये P, ये Q और P और Q के बीच में एंगल 90। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ट्वाइस PQ cos थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि P और Q के बीच में एंगल 90 है, cos 90 इज 0। बस वही वाला फॉर्मूला है अपना, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। तो यहाँ ऐसे लिखा है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। देखो याद रखो EL को ग्रेटर, इसको स्मॉल, तो रिजल्टेंट ये लिया है EL माइनस EC और ये ER, तो ये रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। समझ आया ना, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, ओम्स लॉ लगाओ, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह आएगा I R स्क्वायर प्लस इसकी जगह E L की जगह I, करंट तो सेम ही है, और R की जगह आएगा XL माइनस EC की जगह I, करंट सेम, XC और ये होल्डिंग स्क्वायर। तो I इसमें से कॉमन और इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे और रूट है और ये स्क्वायर है, तो I बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर बचेगा प्लस ब्रैकेट में बचेगा XL माइनस XC होल्डिंग स्क्वायर। अब इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, E इज इक्वल्स टू I R, E इज इक्वल्स टू I R, V इज इक्वल्स टू I R। I की जगह I है, E की जगह E है और पूरे रेजिस्टेंस की जगह ये है, और इसको नया नाम दिया है इम्पीडेंस। तो ये मिटा देते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का काम हो गया, इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिल गया और इम्पीडेंस क्या है वो समझा था, पहले नोट डाउन कर लो। डायग्राम पर से लिखना है, वेक्टर फॉर्मूला लगाया है, फेजर क्या बोला था, दे आर द रोटेटिंग वेक्टर्स यूज्ड टू इंडिकेट द सिनुसाइडली चेंजिंग ईएमएफ एंड करंट, ठीक है। वेक्टर रूल लगाया हुआ
देख लो फेजर डायग्राम को से सिंपलीफाई करना है, ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो R की जगह ये पूरा है, उसको नया नाम दिया इंपीडेंस। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था? अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन इंडक्टर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था? अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन कैपेसिटर। Impedance is the opposition created by L, C and R together. तीनों मिलके जो opposition create करेंगे उसको नया नाम दे दिया impedance। तो ये बेटा देता डायग्राम ध्यान रखना। Z is impedance, opposition created by L, C, R together is called impedance. इंडक्टर अपोजिशन जो क्रिएट करता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो अपोजिशन क्रिएट करता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों मिलके जो अपोजिशन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसको नाम दिया है इंपीडेंस। यूनिट वही रहेगा ओहम और डायमेंशन भी वही रहेंगे M1, L2, P-3, I-2। ठीक है, नाउ Z का फॉर्मूला लिख लो। तो इंपीडेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला √R square plus XL minus XC whole square. This is the formula for impedance. ठीक है, यहाँ तक देख लो, फिर एक बार फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें से थोड़ा सा लिखना है वो देखेंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XC का फॉर्मूला ओमेगा C 1/ओमेगा C और 3 स्क्वायर, ऐसे भी लिखा सकते हैं। एक्सेल और एक्सी का फॉर्मूला डाल दिया, इसका भी यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट है ओम है, इसका भी ओम है, इसका भी ओम है, और ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर थोड़ा आगे लेते हैं। इसको बोलते हैं इंपीडेंस। याद रखना व्हाट इज इंपीडेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय L, C एंड R टुगेदर, तीनों मिलकर जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे AC के लिए, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंपीडेंस। दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंडक्टर जो अपोजिशन क्रिएट करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो अपोजिशन क्रिएट करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर जो अपोजिशन क्रिएट करेगा इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। फेजर डायग्राम फिर से एक बार बनाऊंगा, थोड़ा समझाना है वो देखो। ये नोट डाउन करो, मिटा दे इसको। देखो फेजर डायग्राम फिर से बना रहे हैं। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या निकलता है? Z is equals to √R square plus XL minus XC whole square। फिर से वो फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ये EL था, ये कम लिया था EC, रिजल्टेंट आएगा EL minus EC, और ये था यहाँ पे ER, और ये करंट भी वही डायरेक्शन में था, और ये रिजल्टेंट था E, और यहाँ लिखा था अपन ने फेज फाई। तो अब अगर ध्यान रखो, जब मैं कंसीडर कर रहा कि EL इज ग्रेटर देन EC, तो EMF इधर वाली साइड में है, मतलब EMF लीड कर रहा करंट को बाय द फेज डिफरेंस फाई। EMF इस पर्टिकुलर केस में जहां अपन ने क्या कंसीडर किया है, EL इज ग्रेटर देन EC, क्योंकि अपन ने लिया था XL इज ग्रेटर देन XC, इसीलिए ये अपन ने काउंट किया है ना। उल्टा भी हो सकता था कि भाई ये ग्रेटर रहा और इक्वल रहे, तो वो भी बता दो। पहले ग्रेटर रहा तो क्या ड्रॉ नहीं करने गया, सिर्फ समझाने के लिए। सपोज EC ग्रेटर है, EL स्मॉलर है, और ये ER है, तो रिजल्टेंट इधर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? EC माइनस EL, EL माइनस EC नहीं, EC माइनस EL। यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन माइनस कौन प्लस, क्योंकि स्क्वायर है। नेगेटिव भी आए तो स्क्वायर ही रहेगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इंपीडेंस का छोड़ दो झंझट। पर रिजल्टेंट देखो किधर आएगा, ये इधर। तो याद रखना, अगर XL इज ग्रेटर देन XC है या EL इज ग्रेटर देन EC है, तो EMF, ये रिजल्टेंट EMF विल लीड द करंट बाय द फेज डिफरेंस फाई। 90 नहीं, 5, 30, 16 जो भी होगा, देखेंगे अभी क्या फेज डिफरेंस फाई से लीड करेगा। और अगर आप उल्टा लेते हैं, EL इज स्मॉलर देन EC, यहां से उल्टा EL इज स्मॉलर देन EC लिया एंड EC ग्रेटर है, तो फिर EMF विल lag behind the current by the phase difference phi। बस उतना याद रखना, तो वो भी अपन लिखेंगे। और डायग्राम बता दिया कि सर आपने ये क्यों ग्रेटर लिया, इसको क्यों नहीं लिया। कोई तो भी एक ग्रेटर लेना था, इसको ले लिए थे, इसको भी ले सकते थे, पर नीचे आ जाएगा।
सिर्फ लैग बिहाइंड करेगा, यहाँ ईएमएफ लीड करेगा, क्योंकि इफेक्ट किसका ज्यादा है, इंडक्टर का, तो ईएमएफ लीड करेगा। यहाँ कैपेसिटर का द सर्किट विल बी कैपेसिटिव समझो, तो ईएमएफ लैग बिहाइंड करेगा। ठीक है, तो ये देखो, तो फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इतना नोट डाउन करो पहले, फिर आगे। ये डायग्राम में देखो tan phi, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है ये EL माइनस EC अपॉन एडजेसेंट। ये देखो अपोजिट यानी ये और एडजेसेंट यानी ये, tan phi ये वाले ट्रायंगल ये 90 डिग्री, अपोजिट यानी ये और एडजेसेंट यानी ये ER। ओम्स लॉ लगाओ, I0 XL माइनस I0 XC अपॉन I0 R, I कॉमन निकाल के कैंसिल, so we can say tan phi will be equal to XL minus XC upon R। इस फॉर्मूले से आप phi की वैल्यू निकाल सकते हैं। Now first, if XL is greater than XC, जो भी अपन ने कंसीडर किया है, तो phi की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, phi की वैल्यू पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो phi की वैल्यू भी पॉजिटिव, so EMF leads the current by the phase difference phi, जो भी phi की वैल्यू आएगी ये रेनबो डायग्राम। सर्किट इज इंडक्टर डोमिनेटेड, इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट है, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए ईएमएफ लीड कर रहा है। सेकंड, अगर उल्टा होता जैसे पहले बताया था अभी, XL इज लेस देन XC, तो फिर नीचे की तरफ आता, ठीक है, तो यहां देखो अगर ये निगेटिव हो गया, XL ग्रेटर सॉरी स्मॉलर बोल रहे हैं, तो ये आंसर निगेटिव, सो phi इज आल्सो निगेटिव, निगेटिव है मतलब पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे EMF लैग करेगा द करंट बाय द फेज डिफरेंस phi, जो भी बताया था यहां पे कि ये ग्रेटर रहा तो नीचे की तरफ आएगा, बस उतना फर्क देखिए। तो ये हो गया tan phi का फॉर्मूला। इस पर से आप देख सकते हैं अगर XL ग्रेटर है यानी ये आंसर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये वाली केस है कि EMF इज लीडिंग द करंट, ये EMF ये करंट EMF, बाकी सब हटा दो, फिर हटा दो, ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये सब हटा दो, अब ये रिजल्टेंट EMF और ये करंट, EMF is leading the current by the phase difference phi resultant। और अगर उल्टा रहा तो ये ऐसा आया था इसमें नीचे की तरफ, ये EMF और ये EMF is lagging behind the current by the phase difference phi। तो ये याद रखना कि न्यूमेरिकल में अगर पूछा कि बताओ तो पहले XL निकालेंगे XC निकालेंगे और देखेंगे कौन ग्रेटर है, अगर XL ग्रेटर है तो phi की वैल्यू पॉजिटिव मतलब EMF लीड करेगा, और अगर XL स्मॉल है XC ग्रेटर है phi की वैल्यू नेगेटिव मतलब EMF लैग बिहाइंड करेगा, और अगर इक्वल है XL is equals to XC, थर्ड केस XL is equals to XC, तो EMF and current are in same phase, सेम फेज में रहेंगे क्योंकि XL is equals to XC डाल दो यानी Z is equals to खाली बचेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर यानी R, ये सेम है जीरो, ये R स्क्वायर का R बचेगा यानी खाली क्या बचेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में EMF क्या करेगा करंट के साथ फेज में रहेगा, वही लिखा है EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, यहां पे डाल के देखो वैल्यू जीरो तो phi की वैल्यू भी जीरो, सो EMF एंड करंट ऐसे आएंगे, EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, अगर XL is equals to XC रहा तो वो अपोजिशन कैंसिल, देखो ये केसेस नोट डाउन करो, तो ये वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन नहीं, एक जनरलाइज्ड डायरेक्शन अपन ने ले लिया था अभी फिलहाल के लिए, अब ये नोट डाउन करो, XL भी ग्रेटर हो सकता है XC भी ग्रेटर हो सकता है, तो अपन ने एक केस बनाया था दूसरे मैंने बना के दिखाई दिया था, पर ये नोट याद है, नोट डाउन करो। तो भी ध्यान रखना कोई भी ग्रेटर रहा तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपन ने केस जो लिया था उसमें अपन ने XL को ग्रेटर कंसीडर करके डायग्राम ड्रॉ किया था, XC भी ग्रेटर रहा तो ये वाली कंडीशन रहेगी EMF विल लैग बिहाइंड,
मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इतना याद रखना। तो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया, स्पेशल केसेस भी लिखने पड़ेंगे ध्यान रखना। तो अपन ने पहले लगाया था रेजिस्टेंस को एसी, फिर लगाया है इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, एंड नाउ वी हैव अप्लाइड एसी टू ऑल द थ्री इन सीरीज, एल, सी एंड आर। तो ये फॉर्मूले से एक थोड़ा सा नोट पॉइंट याद रखना, इंपीडेंस ट्रायंगल, वो बाद में अपने न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। Now, suppose we draw a triangle, right angle triangle, नाम दे देंगे A, B, C, और ये है अपना एंगल फाई। Now, what was tan phi? Tan phi की वैल्यू क्या लिखी थी? Tan phi was XL minus XC upon R। तो ये ट्राइंगल में खाली उनको प्लॉट कर दो। देखो tan phi इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट में ये लिखो XL minus XC, और एडजेसेंट में लिख लेंगे R। तो वही फॉर्मूला बनेगा। देखो tan phi ये ट्राइंगल में लेंगे अगर इन ट्राइंगल ABC, tan phi इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, बन गया। तो अब ये क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है ना। सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, तो इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी इन शॉर्ट ये क्या मिल गया, इंपीडेंस। इसीलिए इसको ट्रायंगल को बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल काम आएगा बाद में, क्योंकि अपने को cos phi लगेगा। तो cos phi का फॉर्मूला यहीं से बनाएंगे, cos phi इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो बाद में काम आएगा। तो ये भी इंपीडेंस ट्रायंगल याद रखना है एक बार। tan phi अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये लिख लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाला, तो इट अपीयर्स टू बी z। z का फॉर्मूला वही था, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। तो याद रखना काम आएगा। तो डेरिवेशन आया LCR का, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगा, और cos phi की वैल्यू आगे निकालने के काम आएगा। ये नोट डाउन करो, दिस इज इंपीडेंस ट्रायंगल। बचा है अब पावर का, तो पावर का नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। नोट डाउन करो।